हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा चैम्बर। और आज के इस एपिसोड के अंदर हम शुरू करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को। तो इसके अंदर क्या करने वाले हैं, हम बिल्कुल बेसिक से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को शुरू करेंगे और इन डेप्थ में जितनी डेप्थ के अंदर हम जा सकते हैं उतनी डेप्थ के अंदर जाकर इसको समझेंगे। तो देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हम डायरेक्ट उसके फ्रेंड नहीं बन जाते, है ना। हम पहले उससे नाम पूछते हैं, उसका उसकी एज पूछते हैं, वो कहाँ रहता है, ये सब चीजें उसके बारे में जानते हैं, पूछते हैं। उसके बाद फिर हम उससे दोस्ती करते हैं। तो इसी तरीके से जब भी कभी हमें कोई नया एक्ट या फिर कोई नई चीज या कुछ नया करना होता है तो पहले हम उसके बैकग्राउंड में जाते हैं, ठीक है। उसके बारे में पूछते हैं, उसका नाम देखते हैं, उसकी एज यानी कि उसके नंबर वगैरह देखते हैं, कौन से नंबर का वो एक्ट है, ये सब चीजें कवर करते हैं। तो इसी तरीके से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जब पढ़ेंगे तो हम उसकी जो बेसिक चीजें हैं ना, जैसे कि वो कब इनेक्ट हुआ, कब कमेंस हुआ, क्या एक्ट नंबर है, क्या चैप्टर्स है, क्या सेक्शंस है, वो सब हम देखते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास के अंदर सबसे पहला जो हम काम करने वाले हैं वो यही काम करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कि ये कब इनेक्ट कब हुआ था। तो देखो, इनेक्टमेंट और कमेंसमेंट डेट दोनों अलग अलग होती हैं। इनेक्टमेंट डेट तब होती है जब उसको क्या है, अ, उसको समर्थन मिल जाता है, यानी कि उसको सहमति मिल जाती है कि हाँ ठीक है, इस एक्ट को हम लेकर आ सकते हैं फोर्स के अंदर। तो जब उसको सहमति मिलती है तो उसको हम बोल देते हैं उसकी इनेक्टमेंट डेट, ठीक है। और जब उसको लागू कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं उसकी कमेंसमेंट डेट। तो इनेक्टमेंट डेट क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, वो है 25 अप्रैल 1872। यानी कि ये इनेक्ट कब हुआ था, 25 अप्रैल 1872 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को क्या मिली थी, सहमति मिल गई थी, ठीक है। कि हाँ, एक ऐसा कानून होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट से डील करता हो, ठीक है। अब फिर उसके बाद कमेंसमेंट डेट आती है। कमेंसमेंट डेट क्या है, कमेंस हुआ था ये, यानी कि फोर्स लागू कब किया गया था, ये 1 सितंबर 1872 को किया गया था। 25 अप्रैल में बन के तैयार हो गया, सहमति मिल गई, और फिर 1 सितंबर से क्या कर दिया, इसको होल इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल कर दिया, ठीक है। पहले ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता था, वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था। लेकिन हमने क्या देखा है, 2019 के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। उसके बाद से क्या होने लग गया, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एप्लीकेबल होने लग गया जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके एक्ट नंबर पर, यानी कि ये 1872 का कौन से नंबर का एक्ट है, तो ये 9वें नंबर पर, यानी कि 1872 के अंदर बहुत सारे एक्ट बने होंगे। तो उन सारे एक्ट में से जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नंबर है वो कितना है, 9 नंबर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, ठीक है। फिर उसके अंदर पूरा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर कितने चैप्टर्स दिए गए हैं, उसके अंदर 11 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है। और सेक्शन कितने हैं, देखो, पहले 266 यानी कि 266 सेक्शन थे। लेकिन फिर क्या हो गया, फिर उसके बाद इसके अंदर बहुत कम सेक्शन रह गए, क्योंकि कुछ पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से उठाकर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक अलग एक्ट बना दिया, क्योंकि वो जो सेक्शन थे वो सेल्स ऑफ गुड्स से क्या करते थे, डील करते थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक अलग एक्ट बना दिया, ठीक है, जिसको हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के नाम से जानते हैं। कुछ सेक्शन ऐसे थे जो पार्टनरशिप से डील करते थे, है ना, पार्टनरशिप फॉर्म्स वगैरह से। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, लेजिस्लेचर ने एक अलग एक्ट बना दिया, पार्टनरशिप एक्ट। तो अब 266 में से अलग अलग सेक्शन के अलग अलग दो नए एक्ट तैयार हो गए। तो हमारे पास क्या रह गए, कुछ ही सेक्शन रह गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। पहले तो 1 से लेकर 75 तक जो कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं। तो वो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रिगार्डिंग। अब हम बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है।
ठीक है, अभी कानून के अंदर क्या लिखा है, बेयर एक्ट के अंदर क्या लिखा है, उसकी सेक्शंस में क्या लिखा है, इस बात को छोड़ दो। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, हम क्या जनरली समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हम डेली लाइफ में अपनी करते हैं। जैसे हमारे पापा कोई कार खरीद लाते हैं, हम कोई कार खरीद लाते हैं, हम कोई खिलौना खरीद लाते हैं, या फिर कोई जो हमारा घर है उसका कोई अपार्टमेंट क्या कर देते हैं, हम रेंट के ऊपर दे देते हैं। ठीक है, या फिर हम कहीं पर काम कर रहे हैं, उनके साथ जो हमारा एग्रीमेंट बना है, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को, ठीक है, प्रॉमिस करता है कुछ करने के लिए, और बदले में क्या मिलता है उसको पे किया जाता है, एक्सचेंज के होते हैं उसको पे कर देते हैं, उसको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलती है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल डेली लाइफ से रिलेटेड यहाँ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। व्हेन यू एग्री टू पे मनी इन एक्सचेंज फॉर अ कार, जब हम एग्री करते हैं पैसे देने के लिए एक कार के बदले में, यानी कि हम कार खरीद रहे हैं और बदले में हम पैसे दे रहे हैं, तो हम क्या हो गए, हमने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, सेलर के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रेंटिंग एन अपार्टमेंट, यानी कि क्या कर दिया हमने, एक लीज एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, लैंडलॉर्ड के साथ, और ये कैसा है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। फिर क्या हो जाता है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ टीनेट ट्रांसफर कर दी है, हो गई। ठीक है, तो वो सब चीजें, ये जो बेसिक चीजें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये सब क्या है, हमारी डेली लाइफ के एक्ट्स हैं, यानी कि हम डेली लाइफ में ऐसा ना कुछ करते रहते हैं, तो ये सब कैसे काउंट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काउंट हो जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट देख लो, व्हेन यू टेक अ जॉब, द एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर अबाउट योर ड्यूटीज एंड सैलरी इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब हम कोई जॉब करते हैं उसके बाद जो हमारे एम्प्लॉयर और हमारे ये ड्यूटीज के बीच का जो कॉन्टेक्ट होता है सैलरी वगैरह को लेकर, ठीक है, हमारी ड्यूटीज को लेकर, वो क्या है, वो एक कॉन्टेक्ट का पार्ट है। ठीक है, वो भी एक कॉन्टेक्ट है। तो अब जनरली क्या है कि हम किसी के लिए कोई एक्ट करते हैं और बदले में एक्सचेंज के अंदर हमको क्या मिलता है, उसकी वैल्यू, यानी कि उसकी कंसिडरेशन मिल जाती है। हमको कभी प्राइस वगैरह पे करते हैं, हमें सैलरी देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो जाती है, ये सब चीजें मिलकर बना लेती है कॉन्ट्रैक्ट। अब बेसिक क्लियर हो गया। अब वैसे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को देखें बेयर एक्ट से, तो बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन 2H के अंदर इसकी डेफिनेशन दे रखी है। वहां क्या लिखा हुआ है कि एवरी एग्रीमेंट सॉरी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एज ए कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे ये दे रखा है, लेकिन इसको इन डेप्थ में समझेंगे हम, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें इसको समझने के लिए हमें सेक्शन 2 की बहुत बड़ी हेल्प लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स दे रखी हैं जिनका मीनिंग हमें पता चलेगा, तो उसके बाद हम कॉन्टेक्ट को जब समझेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इन सब चीजों से एक बार हटकर हम देखते हैं, सबसे पहली जो टर्म दे रखी है उसके अंदर प्रपोजल 2A, यानी कि हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि सीधा डेफिनेशन से शुरू कर दिया। अब मैंने बोला कि सेक्शन 2 से हम पढ़ते हैं, तो हम सीधा ऐसे डेफिनेशन से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वहां क्या कर दे रखी है, बेयर एक्ट के अंदर बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन दे रखी हैं, लेकिन ये सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो उनको हम एक हेडिंग के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो हमें इजीली क्या है, सारी की सारी डेफिनेशंस और पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है, एक प्रपोजल होना चाहिए, फिर प्रपोजल को की एक्सेप्टेंस होगी, फिर वो दोनों चीजें मिलकर क्या बना देंगी, प्रॉमिस, और प्रॉमिस के साथ हमको चाहिए होती है कंसिडरेशन, और फिर जो वो कंसिडरेशन के बाद वो सारा क्या आ जाता है, एग्रीमेंट का पार्ट बन जाता है। इतने स्टेप्स क्या हो जाएंगे, एग्रीमेंट हो जाएंगे। और एग्रीमेंट के अंदर अगर सेक्शन 10 की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अभी समझ में नहीं आया होगा, घबराने की कोई बात नहीं है, हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमको प्रपोजल चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो हम पहले प्रपोजल ही कर रहे हैं, और उसकी डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, 2A के अंदर दे रखी है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रपोजल क्या होता है। इन इंग्लिश लॉ प्रपोजल इज नोन एज ऑफर। कब अब घबराना नहीं है कि प्रपोजल और ऑफर क्या दोनों अलग अलग चीजें होती है, बिल्कुल भी नहीं। इंडियन लॉ के अंदर इसको प्रपोजल बोल देते हैं और इंग्लिश लॉ के अंदर इसको ऑफर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही चीजें हैं, यानी कि
जैसे हमारा घर का नाम कुछ और है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई और नाम दे रखा है, तो ऐसा करके समझना चाहिए इसको, ठीक है। द प्रपोजल और ऑफर इज कंसीडर्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जो प्रपोजल है उसको हम क्या मानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने का, यानी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, वो प्रपोजल है। जैसे हमने पहली बात की कि हमको क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रपोजल की आवश्यकता होती है, तो ये है हमारा प्रपोजल, ठीक है। ये लाइन भी बिल्कुल वही बोल रही है कि हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें प्रपोजल की नीड होगी, क्योंकि प्रपोजल जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब डेफिनेशन के ऊपर चले जाते हैं, जो बेयर एक्ट के अंदर दे रखी है 2A में बताई हुई है। अ प्रपोजल इज व्हेन वन पर्सन, प्रपोजल क्या है, जब एक पर्सन, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रपोजर, signifies to another their willingness to do or abstain from doing something। यानी कि प्रपोजल क्या है, जब एक व्यक्ति सिग्निफाई करता है, सिग्निफाई मीन्स कम्युनिकेट करता है किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी विलिंगनेस, यानी कि मैं उसकी इच्छा प्रकट करता है कि कोई काम को करने की या फिर कोई काम को ना करने की, विद अ व्यू टू obtaining द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। किस पर्पस के साथ, कि दूसरा पर्सन भी उसके अंदर सहमति दे, उसकी कंसेंट हो, उसकी एक्सेप्टेंस के लिए, तो उसको हम क्या क्या देते हैं कि ये क्या हो गया, प्रपोजल, ठीक है। अब प्रपोजल के अंदर दो पार्टीज, सबसे पहले तो दो पार्टीज होनी चाहिए, कौन कौन सी, एक तो प्रोमिसर जिसको हम 2C के अंदर पढ़ेंगे, और प्रोमेसी जिसको हम 2C के अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है। और अब प्रोमिसर और प्रोमेसी क्या होता है, देखो जो प्रोमिसर होता है ना, वो वाला पर्सन होता है जो प्रपोजल मेक कर रहा है, जो प्रपोजल दे रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोमीजर। और प्रोमेजी यानी कि द पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रपोजल, जो एक्सेप्ट कर रहा है प्रपोजल को, उसको हम प्रोमेसी कह देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा प्रपोजल का डेफिनेशन, जो हमने पेयर एक्ट की लैंग्वेज एज इट पढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं इसकी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, यानी कि प्रपोजल के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स से डील करते हैं। सबसे पहला जो हमें डेफिनेशन में से निकल के आ रहा है, जो एसेंशियल एलिमेंट है, वो है एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। द प्रपोजर, प्रपोजर कौन था, जो प्रपोजर मेक कर रहा था, ठीक है, जिसको हम प्रोमीजर भी बोल देते हैं, मस्ट एक्सप्रेस अ क्लियर इंटेंशन टू बी बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ द प्रपोजल वंस इट इज एक्सेप्टेड। यानी कि जो प्रपोजर है वो अपनी इंटेंशन को, जो अपनी क्लियर इंटेंशन है, उसको एक्सप्रेस करेगा कि वो बाउंड है। अगर एक्सेप्टेंस मिल जाती है उस प्रपोजल के लिए, तो वो क्या करेगा, वो बिल्कुल वो काम करेगा जिसके लिए वो अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन सेकंड, यहाँ पे नंबर गलत लगे हुए हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है। द वर्ड signifies in section 2A means that the proposal must be communicated। अब जो वर्ड signifies हमने पीछे पढ़ा था, मैंने बोला था इसका मीनिंग क्या होता है, कम्युनिकेट करना किसी को, किसी बात को किसी दूसरे व्यक्ति से। तो इन्होंने बोला है कि इसका मतलब क्या है, द प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन फॉर whom इट इज इंटेंडेड। यानी कि ये उस पर्सन को कम्युनिकेट भी होना चाहिए, जो प्रपोजल मेक हो रहा है ना, वो कम्युनिकेट भी होना चाहिए, जिस पर्सन के लिए आप उस प्रोमिस को मेक कर रहे हो, उसी को ये बात पता भी होनी चाहिए। आप उसको ये बात बताओगे कि भैया ये मेरा प्रपोजल है, ऐसा ऐसा करके, अब तू बता तेरी आगे की इच्छा क्या है, ठीक है। द कम्युनिकेशन कैन बी मेड बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, बाय राइटिंग और बाय कंडक्ट। अब कम्युनिकेशन का क्या है, कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है कि लिख कर ही हो, कम्युनिकेशन ऑरली भी हो सकती है, रिटन में भी हो सकती है, और कंडक्ट के थ्रू भी हो सकती है। इसके एग्जांपल्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एटलीस्ट टू पर्सन्स। तो अब क्या है, नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट हमारे पास आया है कि फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रपोजल एटलीस्ट टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड, नेमली प्रोमिसर जिसको हम ऑफरर बोल देते हैं, एंड प्रोमेसी जिसको हम ऑफरी बोल देते हैं। देखो प्रपोजल के लिए ना दो पार्टीज होना रिक्वायर्ड है। पहली पार्टी तो जिसको हम प्रोमिसर बोल देते हैं, जो प्रॉमिस कर रही है, ठीक है, ऑफरर भी बोल देते हैं उसको, एंड प्रोमिसी जिसको, जो एक्सेप्टेंस दे रहा है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं प्रोमिसी या फिर ऑफरी।
अब हमारे पास आता है नेक्स्ट एलिमेंट, जो कि पर्पस, यानी कि ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन असेंट। पर्पस भी होना चाहिए, ठीक है। आप प्रपोजल किस लिए दे रहे हो, आपके पास कोई रीजनेबल पर्पस भी तो होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी तो होना चाहिए। द फ्रेज विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर, यानी कि ये जो फ्रेज हमने वहां देखा था डेफिनेशन के अंदर, वो क्या बता रहा है, सजेस्ट दैट मेयर एन इंक्वायरी टू द ऑप्शन सॉरी ओपिनियन ऑफ अदर पर्सन इज नॉट सेट टू मेक प्रपोजल। देखो, ये जो लाइन है ना, ये सजेस्ट कर रही है कि आप सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम नहीं बोलेंगे, उसको प्रपोजल के अंदर नहीं माना जाएगा, ठीक है। आपके पास एक पर्पस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ नीचे दिया हुआ है, इफ यू टेल अ कार डीलर आई विल बाय दिस कार फॉर 90,000, you are making a proposal to purchase the car at that price। अब इसके अंदर क्या हुआ, हमने कहा कार डीलर को भी, भैया मैं 90,000 के अंदर ये कार खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब हमने प्रपोजल दिया, हमने कहा कि मैं 90,000 के अंदर इस कार को खरीदना चाहता हूँ। तो ये तो था प्रपोजल का एग्जाम्पल, लेकिन हमने पूछा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब हम सीधा जाके उसको बोल रहे हैं, यही एग्जाम्पल से हम समझते हैं, हम जाके बोल रहे हैं कि भैया ये कार का प्राइस कितना है, वो बोलता है 90,000। अच्छा, 90,000 की है, ठीक है। तो ये प्रपोजल नहीं होगा, यहाँ सिर्फ क्या हुई है, इंक्वायरी हुई है, उसने सिर्फ प्राइस पूछा है कि कार का क्या प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, यहाँ कोई ऑफर नहीं दिया गया, उसने सिर्फ एक जनरल इंक्वायरी की है उस कार के प्राइस के रिगार्डिंग। तो इसको हम प्रपोजल के अंदर काउंट नहीं करेंगे, ऐसा चीज को हम प्रपोजल नहीं कहेंगे। तो ये थे हमारे कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स, जिसके अंदर हमने एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस पढ़ा, कम्युनिकेशन पढ़ा, और इसके अंदर हमने ये भी देखा कि एटलीस्ट दो पार्टीज तो होनी चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि बिना पर्पस के अगर आपका कोई प्रपोजल है तो फिर उसको प्रपोजल नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रपोजल, यानी कि प्रपोजल के टाइप्स कितने होते हैं। देखो, प्रपोजल दो प्रकार का दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। पहला जनरल प्रपोजल है और दूसरा स्पेसिफिक प्रपोजल है। तो जनरल प्रपोजल क्या होता है, मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज एंड एक्सेप्टेबल बाय मैनी। अब जनरल प्रपोजल क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया के लिए होता है, वो पूरी वर्ल्ड के लिए आपने कोई प्रपोजल दे दिया। इसके रिगार्डिंग हम बहुत सारे केस लॉज वगैरह पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ये तो सिर्फ एक ऊपर ऊपर से हल्का फुल्का देख रहे हैं हेडिंग के अंदर कि जनरल प्रपोजल क्या होता है और स्पेसिफिक प्रपोजल क्या होता है, ठीक है। जनरल प्रपोजल क्या होता है, ऐसा प्रपोजल जो पूरी दुनिया को दिया हुआ है, तो उसको हम बोल देते हैं जनरल प्रपोजल, और उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। एक से ज्यादा भी लोग कर सकते हैं, एक भी कर सकता है, दो भी, तीन भी, चार, पाँच, छह, सात, जितने चाहो उतने लोग उस प्रपोजल को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिक प्रपोजल। अब स्पेसिफिक प्रपोजल क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आपने क्या कर दिया, प्रपोजल दे दिया, ठीक है। तो अब उसको वही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वही पर्सन एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे प्रपोजल को हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक प्रपोजल बोल देते हैं। चलो अब देखते हैं इनको डिटेल के अंदर। सबसे पहले देखते हैं जनरल प्रपोजल। देखो, जनरल प्रपोजल क्या है, मेड टू द पब्लिक एट लार्ज एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु फुलफिल्स द कंडीशंस। अब जनरल प्रपोजल वो प्रपोजल है जो पब्लिक को दिया जा सकता है, पब्लिक एट लार्ज, पूरी दुनिया को, पूरे संसार को दिया जा सकता है। और उसको क्या है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है जो क्या कर रहा है, उसकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। यानी कि जो प्रपोजल के अंदर उन्होंने कंडीशंस दे दी, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे दो, तीन, पांच, छह, कितने भी व्यक्ति अगर वही कंडीशंस को एज इट फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, प्रोमिस ही माने जाएंगे, ठीक है। अर्लियर इन, ये एक केस था, विक्स वर्सेस टाइबाल्ट, हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, बट ये एक केस था जिसका नाम जो 1605 का केस था। इसके अंदर क्या हेल्ड हुआ, दैट ऑफिसर मस्ट बी मेड टू अ डेफिनाइट पर्सन एंड नो टू द वर्ल्ड एट लार्ज। यानी कि इन्होंने बोला है कि जो ऑफर है ना, वो एक स्पेसिफिक, जो आपको निर्धारित इंसान को देना होता है, ठीक है। कोई आप वर्ल्ड एट लार्ज, यानी कि पूरे संसार को आप प्रपोजल नहीं दे सकते, आपको किसी निर्धारित, यानी कि दो या फिर तीन, ऐसे आपको क्या है, नंबर को निर्धारित करना होगा कि आप इतने लोगों को क्या कर रहे हो, प्रपोजल दे रहे हो।
लेकिन ये केस था ओवर रूल हो गया। कौन से केस के अंदर? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकेबल कंपनी 1893 का। मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है ये, हर जगह चर्चा में रहने वाला केस है, इसको कभी नहीं भूलना। बाकी केसेस चाहे भूल जाओ प्रपोजल के अंदर, लेकिन कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकेबल केस को नहीं भूलना, ठीक है। इस केस के अंदर क्या हेल्ड हुआ था? द करंट पोजीशन इज दैट द ऑफर can be made to the world at large, but the contact is made only with such person who fulfill the conditions of the proposal and accept it। अब ये करंट सिचुएशन बता रहा है। जो ऊपर हमने वीक्स वाला केस पढ़ा था उसको इसने ओवररूल कर दिया, और इसने एक नया कंसेप्ट बता दिया कि क्या है, जो ऑफर है आप पब्लिक एट लार्ज यानी कि वर्ल्ड एट लार्ज को दे सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हम उन्हीं के साथ मानेंगे जो पर्सन क्या कर रहे होंगे, जो जनरल प्रपोजल के अंदर उन्होंने जो एक प्रपोजल दिया था उसके अंदर जो जो कंडीशन स्पेसिफाई कर रखी थी, जितने भी पर्सन उन कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं ना, उन्हीं के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा, वही कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। अदरवाइज क्या है, बाकी के सारों को वेव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकेबल कंपनी के अंदर हेल्ड कर दी गई कि जनरल प्रपोजल हो सकता है वर्ल्ड एट लार्ज को। अब फैक्ट्स क्या थे इस केस के वो देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट केस है तो हमें फैक्ट्स तो पता ही होने चाहिए ना। तो देखते हैं इस केस के अंदर क्या हुआ था। कार्बोलिक स्मोकेबल कंपनी थी, उन्होंने एडवर्टाइज्ड किया दैट एनीवन यूजिंग देयर प्रोडक्ट एज डायरेक्टेड एंड स्टिल कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फ्लुएंजा वुड रिसीव 100 पाउंड। अब इसके अंदर क्या हो गया, एक कंपनी थी स्मोकेबल करके, ठीक है, के नाम से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी, एडवर्टाइज कर दिया कि हमारा ये प्रोडक्ट है, जैसे डायरेक्ट किया गया है, जैसे हमने डायरेक्शन दी है, अगर कोई एज इट उसको यूज करता है और उसके बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो वो क्या करेगा, हमारी तरफ से उसको 100 पाउंड दिए जाएंगे। अब जो मिसेस कार्लिल थी उसने यूज किया, ठीक है, जो उनका प्रोडक्ट था बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था, डायरेक्शंस दे रखी थी, उसके रिगार्डिंग वैसे ही उनका जो प्रोडक्ट था उन्होंने यूज किया। द कंपनी रिफ्यूज टू पे आर्गिंग द एड वॉज नॉट सीरियस ऑफर। और उसके बाद क्या हो गया, जो मिसेस कार्लिल थी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है। अब फिर वो उन्होंने कंपनी के ऊपर कंपनी को सू कर दिया कंपनसेशन के लिए। तो कंपनी बोल रही है कि भैया हमने तो ऐसा कोई सीरियस ऑफर दिया ही नहीं था, ये तो कोई सीरियस ऑफर हम मानते ही नहीं इसको, ये कोई सीरियस ऑफर थोड़े ना है, ऐसे तो बहुत सारे लोग आएंगे यूज करेंगे और हमसे 100 पाउंड मांगेंगे। तो उन्होंने ये बात की। अब इशू क्या रेज हुआ, द कंटेंशन ऑफ द कंपनी वाज द जनरल ऑफर कैन नॉट बी अ गुड ऑफर एंड इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब उन्होंने ये कंटेंशन रेज कर दी कंपनी ने कि भैया जो जनरल ऑफर होते हैं वो अच्छे ऑफर ही नहीं होते, ठीक है, वो थोड़े ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इससे थोड़े ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ऐसे ऑफर को सीरियस कौन लेता होता है। तो ये कर दिया। अब ये इशू आ गया, अब उसको तो नुकसान हो गया बेचारी को, है ना। तो फिर वो गई कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर क्या बात हुई वो देख लेते हैं। द ऑफर कैन बी मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज। उन्होंने कहा कि ऑफर है वर्ल्ड एट लार्ज को दिया जा सकता है, कोर्ट ने पहली बात तो ये कर दी। दूसरी बात कोर्ट ने क्या कही, in such case communication of acceptance is not necessary। और जो जनरल ऑफर होते हैं ना उसके अंदर कम्युनिकेशन का जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, यानी कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना जरूरी नहीं होता। हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस, जब हम एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इस केस के अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है जनरल ऑफर्स के अंदर, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन इज अ सफिशिएंट एक्सेप्टेंस विदाउट कम्युनिकेशन। अगर आपने जनरल ऑफर दिया है और आपने उसके साथ कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड कर रखी हैं, और पर्सन क्या करते हैं, जो प्लेंटिफ है वो एज इट उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, उनको उन जैसा उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है वैसा ही काम करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, फिर आपको एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं होती। अगर उन्होंने कंडीशंस को फुलफिल किया है, परफॉर्म किया है कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो वो सफिशिएंट है एज ए एक्सेप्टेंस, ठीक है। फिर थर्ड बात उन्होंने कही कि जनरल ऑफर इज कंटिन्यूइंग इन नेचर। और फिर जो कंपनी कह रही थी ऐसे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, है ना, तो हम हर बंदे को थोड़ी ना 100 पाउंड देते फिरेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि जनरल ऑफर कंटिन्यूइंग इन नेचर होता है, यानी कि
जितनी दिन चाहे वो चल सकता है, वो कंटिन्यू रह सकता है। एंड इट इज ओपन फॉर एक्सेप्टेंस टू एनी नंबर ऑफ पर्सन अंटिल इट इज रिट्रैक्टेड। यानी कि ये जो जनरल ऑफर है, पहली ये बात हो कि कंटिन्यू इन नेचर होते हैं, ठीक है। कितने भी नंबर 6 7 8 9 10 11 12 100 जितने भी लोग चाहें उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तब तक जब तक कि वो क्या है, रिट्रैक्ट ना किया हो, यानी कि वापस ना लिया गया हो कंपनी के थ्रू। अब अगर स्मोकबॉल कंपनी, कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी चाहती तो उस ऑफर को ले सकती थी वापस, है ना। 2 4 लोग जब उसके पास आए 100 पाउंड क्लेम करने के लिए, तो वो वापस ले सकती थी अपने इस ऑफर को, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो अब क्या था, ये कंटिन्यू इन नेचर था। तो जितने भी लोग अब आ रहे हैं आपके पास, कंपनी के पास, तो उनको अब क्या है, कंपनसेशन तो कंपनी को प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा। तो ये बात हेल्ड हो गई थी कार्बोलिक वर्सेस, सॉरी, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकवेल कंपनी के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस को कभी नहीं भूलना चाहिए मेरे ओपिनियन के अंदर। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट केस के ऊपर, जो कि है हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल का केस 1925 का। अब ये क्या है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। इसके अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला, दैट देयर कैन बी एन ऑफर मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज। हाँ, उन्होंने भी ये बात को रेटिफाई किया कि बिल्कुल ऑफर क्या है, वर्ल्ड एट लार्ज को हो सकता है। अब इस केस के फैक्ट्स देख लेते हैं जल्दी से। In this case, a boy went missing and father issued handbills to find the boy and offered a reward of Rs 500 to anyone who finds the boy. अब इस केस के अंदर क्या हो गया था, एक लड़का गुम हो गया और उसके पापा ने क्या कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया कि जो भी मेरे बेटे को पकड़, सॉरी, ढूंढ के लाएगा ना, तो उसको क्या है, बदले में 500 रुपए तक का इनाम मिलेगा। ठीक है, कोई भी अगर ढूंढ के लाएगा। द प्लेंटिफ गोट टू नो of the offer, and on seeing the boy he took him into police station and informed the boy's father. अब जैसे ही प्लेंटिफ ने उस लड़के को देखा, तो वो क्या करते हैं, उसको पुलिस स्टेशन ले जाता है और उसके पापा को इन्फॉर्म कर देता है। अब इस केस के अंदर क्या हुआ, since the plaintiff has performed the condition, it was held that he was entitled to reward. अब प्लेंटिफ ने परफॉर्म की उसकी कंडीशंस, है ना, जैसा उसने एडवर्टाइज किया था। तो अब ये क्या हो गया, प्लेंटिफ यहाँ रिवॉर्ड के लिए इंटाइटल हो गया। बिल्कुल हो गया। अब ये क्या हो गया, एक बार ये ऑफर क्या है, अब कंटिन्यू इन नेचर नहीं है। देखो क्यों नहीं है, क्योंकि इसने क्या कहा था कि जो मेरे बेटे को पकड़ कर लाएगा। अब बेटा उसका गुमा हुआ था, प्लेंटिफ जो भी था उसने उसको पकड़ लाया, ठीक है, उसके पापा को दे दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि राह चलते अब वो किराना स्टोर पर जा रहा है, उसका बेटा उसको पकड़ के लेके आएगा कोई, तो फिर उससे रिवॉर्ड क्लेम करने की मांग करेगा। तो ऐसा नहीं होता। ये जो ऑफर है वो कैसा था, ये कंटिन्यूइंग इन नेचर नहीं था, ठीक है। और जो कार्बोलिक कंपनी का जो केस था, उसके अंदर क्या था, कंटिन्यू इन नेचर था, क्योंकि उन्होंने वापस नहीं लिया उस ऑफर को। और उन्होंने कहा था कि जो कोई भी इसको यूज करेगा, उसके बाद भी लोग यूज कर रहे थे, उनको इन्फ्लुएंजा हो रहा था और वो अपने 100 पाउंड क्लेम कर रहे थे, ठीक है। तो ये था, ये दोनों चीजें थोड़ी सी समझने वाली है, थोड़ा सा बारीकी है इसके अंदर, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो हमने जनरल और स्पेसिफिक देख ही लिया था। स्पेसिफिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेसिफिक के अंदर कुछ केस लॉज भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने अलग से डिस्कस नहीं किया। इसका मतलब यही होता है कि ये एक ही पर्सन को क्या है, दिया जा सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को। जो स्पेसिफिक प्रपोजल होता है वो वाला, ठीक है। अब हम पढ़ देते हैं, इन सब चीजों से हमारे पास क्या आ गया, थ्योरी ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन निकल के आ गई। एक कंसेप्ट है, एक डॉक्ट्राइन है, जिसको हम थ्योरी ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो उसका क्या है, जन्म हो गया। अब उसको पढ़ लेते हैं, क्या होता है ये। फिर से एक केस आया, लैनकास्टर वर्सेस वॉल्श 1883 का केस, जिसके अंदर क्या हेल्ड हुआ, According to this theory, the person who gave the information first will be entitled to reward. अब इस केस के अंदर यही केस था जो हरभजन लाल का केस हमने पढ़ा, उसके अंदर उसी से ही इसका मतलब इसकी उत्पत्ति हम मान सकते हैं कि इस थ्योरी ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन इजाद हुआ। इसके अंदर क्या था कि इन्होंने बताया, जो भी कोई पर्सन पहले इंफॉर्मेशन देता है, वही रिवॉर्ड क्या है, क्लेम करने के लिए एंटाइटल होता है। When the correct information is given by the first informant, the journal offer is exhausted. अब क्या हो गया, अगर फर्स्ट
इंफॉर्मेशन सही दी जाती है तो उसके बाद क्या है, एग्जॉस्ट हो जाता है जनरल ऑफर। ठीक है। हरभजन लाल केस द थ्योरी ऑफ फर्स्ट वाज अप्लाइड इन इंडिया। अब हरभजन लाल केस के बाद से क्या होने लग गया, ये इंफॉर्मेशन ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थ्योरी का कंसेप्ट था वो इंडिया के अंदर एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, अप्लाइड हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है एक और अच्छा और इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट जो कि है इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है। अब इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो स्टिकर दिख रहा है 50% ऑफ का, इसको ध्यान से देख लो क्योंकि इसी से हम समझेंगे इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। An invitation to offer or invitation to trade is a key concept in contract law that means merely a declaration of willingness to enter into the negotiations। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन होती है ऑफ विलिंगनेस, किस लिए, कि एक नेगोशिएशन के लिए, यानी कि आप एक नेगोशिएशन एक बार्गेनिंग के अंदर एंटर हो सको, उसके लिए एक मेयर विलिंगनेस की डिक्लेरेशन को हम बोल देते हैं इनविटेशन टू ऑफर। डरने की बात नहीं है, इसको एग्जांपल्स के साथ समझेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। इंटरेस्टेड पार्टी मे मेक एन ऑफर बेस्ड ऑन द इनविटेशन टू ऑफर। अब जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है, जो भी इनविटेशन टू ऑफर होता है उसके ऊपर क्या कर देती है, प्रपोजल देती है और फिर आगे का वही सेम सिस्टम जो प्रपोजल के बाद शुरू होता है वैसा का वैसा ही चलता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इट्स लाइक सेइंग हे इफ यू आर इंटरेस्टेड मेक मी एन ऑफर। इसका मतलब इन्होंने ये देखो एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है कि इसका मतलब यही होता है कि आप किसी से पूछ रहे हो हाय, आप मेरे साथ कांटेक्ट करने के लिए, आप मेरे साथ ऑफर, मतलब मैं ऑफर, आप मुझे कुछ चीजें ऑफर करने के लिए, आप मेरे साथ कांटेक्ट करने के लिए रेडी हो, तो इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर। इट्स नॉट अ कमिटमेंट और प्रॉमिस। ये कोई कमिटमेंट नहीं होती, कोई प्रॉमिस नहीं होता कि आप उसके बाद आप बाउंड हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। आप कोई बाउंड नहीं होते। इट्स जस्ट एन इनविटेशन टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। ये एक ऐसा इनविटेशन होता है जिससे सिर्फ कन्वर्सेशन स्टार्ट की जा सके। तो ठीक है, इसके अंदर कोई पर्सन बाउंड नहीं होता इनविटेशन टू ऑफर के अंदर। तो इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है स्टोर डिस्प्ले। देखो हमारे जब भी हम किसी शॉप के अंदर एंटर करते हैं तो हम देखते हैं, जब हम मॉल्स के अंदर जाते हैं बेसिकली, है ना, तो मॉल्स के अंदर जब हम जाते हैं हम वहाँ देखते हैं 50% ऑफ, 60% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ के बोर्ड्स। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमको क्या कर रहे हैं, हमें प्रपोजल दे रहे हैं, हमें ऑफर दे रहे हैं। वो हमको इनवाइट कर रहे होते हैं कि भैया ये देखो यहाँ 50% ऑफ चल रहा है, यहाँ 60 चल रहा है, यहाँ 20 चल रहा है, यहाँ 30 चल रहा है। तो ये हमारे मतलब इतना चल रहा है, आप आइए और आप इनमें से जो खरीदना चाहते हैं हमें ऑफर दीजिए, हम आगे से आपको एक्सेप्टेंस देंगे और फिर हमारा कॉन्टेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका मतलब ये होता है कि वो हमको इनवाइट कर रहे हैं कि हम आए और उन चीजों को खरीदें। वहां हमें वो प्रपोजल नहीं दे रहे होते। ठीक है। When a store display items with price tags, it's not offering to sell you those items right away। यही बात कह रहा है कि जब स्टोर के अंदर हम जाते हैं तो वहां हमें प्राइस टैग के साथ कुछ आइटम्स देखने को मिलती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमको ऑफर कर रहे हैं कि हम ये प्राइस पर आपको ये चीजें दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमको इनवाइट कर रहे होते हैं कि हम आए, उनको ऑफर दें और वो चीजें खरीदें और वहां से चले जाएं। ठीक है, तो यही बात इस केस के अंदर हेल्ड हुई थी। दूसरा है रेस्टोरेंट मेन्यू। अब क्या होता है, अ मेन्यू इज एन इनविटेशन टू ऑफर। अब जो रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड है ना, वो भी इनविटेशन टू ऑफर है। देखो, मेन्यू कार्ड हमें मिल जाता है, वो दिखा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वेटर को बुलाते हैं, हम उनको ऑर्डर देते हैं। तो वो जो हम उनको ऑर्डर दे रहे हैं वो हम उनको क्या कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट वालों ने जो हमको मेन्यू कार्ड दिया है वो उनका ऑफर नहीं है, वो है इनविटेशन टू ऑफर। हमने जो वेटर को ऑर्डर दिया है वो है ऑफर या प्रपोजल। यू लुक एट द मेन्यू, हम देखते हैं उस मेन्यू को, डिसाइड करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, वेटर को बुलाते हैं और उसको ऑफर देते हैं। फिर वो हमारे लिए वो चीजें ला कर देता है, फिर हम पे करते हैं और फिर हम निकल जाते हैं। तो ये जो बेस एक जनरली मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जो रेस्टोरेंट का जो मेन्यू कार्ड होता है ना, वो भी इनविटेशन टू ऑफर होता है। ठीक है। ऑप्शन
अब ऑक्शन क्या होता है? एट एन ऑक्शन द ऑक्शनियर इज इनवाइटिंग बिड्स, ईच बिड इज एन ऑफर टू बाय एंड द हाईएस्ट बिड विंस। अब क्या होता है, जो ऑक्शन होता है ना वो भी क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है, ठीक है, लेकिन बिड जो होती है वो ऑफर होता है। ऑक्शन क्या होता है, वही जो नीलामी नहीं करते चीजों की, है ना, तो उसको ऑक्शन बोल देते हैं। वहां पे जो बिड होती है, यानी कि जितने भी लोग आए होते हैं, जो वो बोली लगा रहे होते हैं किसी चीज की, यानी अभी किसी लैंड को लेकर, ठीक है, कोई ऑक्शन रखा गया है, तो उसकी जो बोली लगाते हैं, उन्होंने बता दिया कि हमारे पास ये है, इतने से शुरू हो रही है। उसके बाद जितने भी लोग आए हैं वो बिड कर रहे हैं, यानी कि वो बोल रहे हैं कि 3,000, 4,000, सॉरी 3 करोड़, 4 करोड़, क्योंकि 3,000, 4,000 की तो क्या ही जमीन होगी ना, ठीक है। तो अब वो जो बिडर है, वो बिड जो वो कर रहे हैं उसको ऑफर कहेंगे, ठीक है, लेकिन जो ऑक्शन का है उसको क्या कहेंगे, उसको इनविटेशन टू ऑफर ही कहेंगे। अब टेंडर की बात कर लेते हैं। टेंडर में बिल्कुल वैसा ही है, इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आपको याद रखनी पड़ती हैं, जरूरी होती हैं, क्योंकि जनरल सी बात है, ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि क्या चीजें प्रपोजल के अंदर आती हैं, क्या इनविटेशन टू ऑफर के अंदर आती हैं। तो इसके अंदर हमने 4 चीजें पढ़ी जो कि इनविटेशन टू ऑफर थी: स्टोर डिस्प्ले, रेस्टोरेंट मेन्यू, ऑक्शन और टेंडर। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से क्या है, लॉन्ग टर्म तक हमें चीजें याद रहती हैं। इमेजिन यू आर सेलिंग अ बाइक। इमेजिन करो कि तुम क्या कर रहे हो, एक बाइक को सेल कर रहे हो। यू पुट अ फॉर सेल साइन ऑन इट विद अ प्राइस। अब आपने फॉर सेल का साइन वो बोर्ड से लगा दिया उसके ऊपर, ठीक है, प्राइस के साथ की जो भी आपका प्राइस था आप लेना चाहते हो उसके साथ आपने फॉर सेल लगा दिया। दिस साइन इज इन एन इनविटेशन टू ऑफर। अब वो जो साइन है ना वो इनविटेशन टू ऑफर है, आप ऑफर नहीं कर रहे, आप प्रपोजल नहीं कर रहे, ठीक है, आप इनवाइट कर रहे हो कि भाई मैं तो इतने प्राइस पर देना चाहता हूँ, अब तुम आ जाओ, और ये सेल पे है, मतलब मैं बेचना चाहता हूँ, अब तुम आ जाओ और तुम मुझे बताओ कि तुम कितना प्राइस मुझे देने वाले हो। तो वो अब हमने क्या कर दिया, हमने इनविटेशन टू ऑफर कर दिया। अब सामने वाला आएगा वो हमें ऑफर देगा, ठीक है। मीनिंग पीपल कैन कम एंड मेक यू एन ऑफर टू बाय द बाइक। यू विल देन डिसाइड इफ यू वांट टू एक्सेप्ट देयर ऑफर और नॉट। उसके बाद तुम सोच सकते हो, डिसाइड कर सकते हो क्या तुमको उनके ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। सो एन इनविटेशन टू ऑफर इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस, इनवाइटिंग अदर्स टू मेक ऑफर which you can then accept or reject। अब क्या है, इनविटेशन टू ऑफर को हम ये समझ सकते हैं कि एक प्रोसेस को बिगिन करने का स्टेप है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को हम इनवाइट करते हैं कि वो आए और हमें ऑफर करें, और उसके बाद हम पर होता है कि हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इनविटेशन टू ऑफर है वो हमें बाउंड नहीं करता परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। वो हमारी इच्छा होती है कि हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, लेकिन जो ऑफर होता है वो बाउंड होता है, पर्सन उसके अंदर बाउंड हो जाता है, फिर उसको उन्हीं टर्म्स के ऊपर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ता है, उस प्रपोजल को क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रपोजल एंड इनविटेशन टू ऑफर, कि इन दोनों के बीच क्या अलग चीज है, ठीक है, कैसे ये दोनों चीजें एक दूसरे से अलग है। तो देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशन के या मीनिंग से समझते हैं। ऑफर का देख लेते हैं। अ प्रपोजल बाय वन पार्टी टू अनदर टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर क्या होता है, प्रपोजल के अंदर, ऑफर के अंदर एक पर्सन क्या करता है, प्रपोज करता है दूसरी पार्टी को, ठीक है, क्या करने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर के अंदर क्या होता है, एन इंडिकेशन बाय वन पार्टी टू अनदर टू नेगोशिएट और मेक एन ऑफर। इसके अंदर एक पार्टी को इनवाइट किया जाता है कि आप आइए, आप नेगोशिएट करिए, मतलब आप बार्गेनिंग करिए और ऑफर दीजिए हमें, उसके बाद हम देखते हैं उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला जो ऑफर को देख लेते हैं हम। प्रपोजल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू क्रिएट लीगल रिलेशंस अपॉन एक्सेप्टेंस। यानी कि ऑफर का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, लीगल रिलेशंस को क्रिएट करना एक्सेप्टेंस के ऊपर। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर के अंदर क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू इनवाइट ऑफर्स फ्रॉम अदर्स,
नोट टू फॉर्म इमीडिएट कॉन्टेक्ट, वहां इमीडिएट कॉन्टेक्ट फॉर्म करने के लिए नहीं दिया जाता इनविटेशन टू ऑफर। वहां किस लिए दिया जाता है कि लोग आए, ठीक है, और हमें ऑफर करें, यानी कि ऑफर्स को इनवाइट करने के लिए, किसी दूसरे पर्सन के थ्रू ऑफर्स को इनवाइट करने के लिए इनविटेशन टू ऑफर दिया जाता है, इस पर्पस के साथ दिया जाता है। तो दोनों का पर्पस डिफरेंट है। फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रपोजल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए सेलर ऑफरिंग टू सेल अ प्रोडक्ट एट अ स्पेसिफिक प्राइस। अब ए एक सेलर है, उसने, उसके पास कोई ग्राहक आया, उसने उसको कहा कि ये मैं पेन, मान लेते हैं 20 रुपए का पेन मैं आपको बेचना चाहता हूँ, आप लोगे क्या? वो कहता है हाँ मैं लूंगा। तो ये क्या हो गया, ये प्रपोजल हो गया, ठीक है, उसने वो पेन खरीद लिया उसी वक्त। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, उसके अंदर एग्जांपल देख लेते हैं। अ शॉप डिस्प्लेइंग गुड्स विद प्राइस टैग्स। अब उस शॉप के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं गुड्स प्राइस टैग के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनविटेशन टू ऑफर है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, प्रपोजल के देख लेते हैं। क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन अपॉन एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। अब लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाती है, मैंने पहले ही बताया था कि ऑफर के अंदर क्या हो जाते हैं, पार्टीज जो है वो बाउंड हो जाती हैं परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर के अंदर क्या हो जाता है, कोई लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं होती, इट्स अ प्रीलिमिनरी कम्युनिकेशन। ये एक प्रीलिमिनरी कम्युनिकेशन होता है इनविटेशन टू ऑफर के अंदर। आप किसी को स्यू नहीं कर सकते अगर वो बाद में ब्रीच कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अभी उसने रिजेक्ट कर दिया आपका ऑफर, जो हमने बाइक वाला देखा था, फॉर सेल के लिए उसने बाइक रख रखी थी उतना प्राइस टैग, उसके बाद आप ऑफर लेकर गए उसके पास, उसने कहा कि भैया मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता इसको, ठीक है, तो उसने रिजेक्ट कर दिया, तो वो बाउंड नहीं है, आप उसको सू नहीं कर सकते। अब जो हमारे पास पांचवा डिफरेंस है ना, वो पार्टीज का है कि पार्टीज क्या क्या होती हैं इसके अंदर। देखो, ऑफर के अंदर दो पार्टीज होती है, इनविटेशन तो ऑफर के अंदर भी दो पार्टीज होती है। किस किस नाम से होती है, ऑफर के अंदर हम ऑफरर या फिर प्रपोजर बोल देते हैं, प्रोमिजर बोल देते हैं, और दूसरी पार्टी होती है ऑफरी, प्रोमिसी, या फिर, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं। ये होती है ऑफर के अंदर पार्टीज। अब इनविटेशन टू ऑफर के अंदर क्या दो पार्टीज होती है, एक इनवाइटर होता है और एक पोटेंशियल ऑफरर्स होते हैं, ठीक है। पोटेंशियल ऑफरर्स कितने भी हो सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस एक डिफरेंस आ जाता है। ऑफर के अंदर क्या हो जाता है, जब एक्सेप्टेंस मिल गई ऑफरी के थ्रू, तो कॉन्ट्रैक्ट लीड हो जाता है, ठीक है। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर के अंदर क्या होता है, एक्सेप्टेंस बाय द इनवाइटर लीड्स टू एन ऑफर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इनविटेशन टू ऑफर के अंदर जो एक्सेप्टेंस मिली है ना, वो क्या करेगी, जो इनवाइटर देता है वो सिर्फ ऑफर को लीड कर रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं है अभी, अभी तो ऑफर की बात चल रही है, ठीक है। फिर हमारा जो अगला डिफरेंस है वो आ जाता है रिवोकेशन का। अब रिवोक कब हो सकते हैं, देखो, ऑफर हो सकता है कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से पहले, जब तक ऑफरी ने अभी अगर क्या है एक्सेप्टेंस नहीं दी है, आप कभी भी ऑफर को क्या कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर के अंदर क्या होगा, कैन नॉट बी रिवोक्ड एज इट इज नॉट एन ऑफर इटसेल्फ। नहीं कर सकते आप, क्यों, क्योंकि अभी ऑफर तो बना ही नहीं, अभी तो हमने इनविटेशन दिया है, तो रिवोक कैसे होगा वो, ठीक है। रिवोकेशन के अंदर भी एक डिफरेंस आ गया रिवोकेशन का। अब केस लॉज देख लो। केस लॉज, ऑफर के अंदर हमने कार्रेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी का केस पढ़ा था, और इनविटेशन टू ऑफर के अंदर ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट का केस पढ़ा था, ठीक है। इस केस के अंदर क्या हुआ था, इस केस के अंदर हुआ था कि कोई पर्सन आता है, कोई वो ऐसी दवाई ले लेता है, जो वहां बड़ा सा मॉल लगा हुआ था, मॉल है था, उसके अंदर वो दवाई पड़ी हुई थी, और कोई आता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, वो दवाई किसी को नहीं मिलती, लेकिन जो प्लेंटिफ होता है वो आता है, और वो प्राइस टैग के ऊपर लगी हुई होती है दवाई, उसको लेता है और जाके कहता है कि मुझे ये दवाई चाहिए। तो वो सामने वाला जो काउंटर पे कैशियर होता है वो कहता है नहीं सर, ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं मिल सकती, तो फिर वो स्यू कर देता है। तो ऐसा से कुछ फैक्ट्स थे। तो इस केस के अंदर यही हेल्ड हुआ था कि नहीं नहीं, वो एक इनविटेशन टू ऑफर है, वो कैशियर ने जो रिजेक्ट किया है, अब वो बाउंड नहीं होता, वहां आपकी कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है उसके ऊपर कि वो परफॉर्म ही करेगा, ठीक है। वो इनविटेशन टू ऑफर था, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सा कुछ हुआ था। ये केस आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना, मुझे इसके फैक्ट्स अभी क्लियर याद नहीं है।
अब हम देख लेते हैं मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल को, कि मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल क्या होते हैं। देखो सेक्शन 6 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो प्रपोजल को रिवोक कैसे किया जा सकता है, किन मैनर्स के अंदर किया जाता है, ये बात बताता है। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 6 के अंदर दिए गए मोड्स को। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन, यानी कि आप कम्युनिकेट कर दो ऑफरी को। ठीक है, आप रिवोक करना चाहते हो अपने ऑफर को, आपका ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। If the offeree is unaware of the revocation, they may still accept the offer. अगर क्या है, ऑफरी अनअवेयर है, आपने ऑफरी को बताया ही नहीं है, कम्युनिकेट किया ही नहीं है कि आप क्या है प्रपोजल को रिवोक कर रहे हो, तो फिर वो कैसा रहेगा, फिर वो ऑफर ही रहेगा। ठीक है। दूसरा है हमारे पास रेवोकेशन बाय लैप्स ऑफ टाइम। If an offer is made with a specific time limit for acceptance, it automatically expires if the time limit passes without acceptance। यानी कि अभी क्या है, आपने कोई ऑफर किसी टाइम के अकॉर्डिंग रखा था कि इतने टाइम में अगर तुम इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो ठीक है, अदरवाइज फिर ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर तुम्हारा कोई इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, कि आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये था कि टाइम ही निकल गया एक्सेप्टेंस का, तो भी क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा प्रपोजल। ठीक है। थर्ड पॉइंट है बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। कुछ कंडीशंस के साथ प्रपोजल दिया गया था, लेकिन क्या कर दिया, एक्सेप्टर ने फुलफिल ही नहीं की वो कंडीशंस को, तो फिर कैसे हो जाएगा, वो रिवोक हो जाएगा प्रपोजल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों का ही ले सकते हैं, ये लैप्स ऑफ टाइम के ऊपर भी फिट बैठेगा और इसके अंदर भी फिट बैठेगा, थर्ड पॉइंट के अंदर भी हमारे। ठीक है। ए ने ऑफर किया टू सेल हर लैपटॉप टू बी फॉर 50,000। ए ऑफर करता है बी को उसका लैपटॉप सेल करने के लिए कि मैं 50,000 में अपना लैपटॉप देना चाहता हूँ। इफ बी प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी विद इन 5 days, लेकिन तभी जब तुम क्या करोगे, 5 दिन के अंदर मुझे अपना आइडेंटिटी प्रूफ दोगे। अब बी 5 दिन के अंदर वो आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं दे पाता, तो वो क्या हो जाएगा, जो ए ने ऑफर किया था वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तो टाइम चला गया, 5 दिन का टाइम दिया था। ठीक है। और दूसरा उन्होंने कंडीशन प्रेसिडेंट, दूसरा जो हमारा थर्ड मोड था, कि अगर आप कंडीशंस फुलफिल नहीं करते, और एक्सेप्टर ने कंडीशन फुलफिल ही नहीं की, आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं, सॉरी आइडेंटिटी प्रूफ ही नहीं दिया, तो फिर कहाँ से है ना वो प्रपोजल रिमेन रहता, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फिर रिवोक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रिवोक का मतलब यही होता है कि कैंसिल कर देना, खत्म कर देना उस प्रपोजल को। फिर फोर्थ मोड जो है वो है by operation of law. Sometimes an offer can be revoked by legal events such as the death, insanity of the offerer। अब देखो कभी कभी क्या हो जाता है, डेथ वगैरह या फिर इंसैनिटी, ऐसे कुछ लीगल इवेंट्स हो जाती हैं। ठीक है। तो उनके कारण भी क्या हो जाता है, ऑफर क्या है, रिवोक हो जाता है। तो ये था ऑपरेशन ऑफ लॉ। हमने 4 मोड पढ़े हैं, कम्युनिकेशन, रेवोकेशन बाय लैप्स ऑफ टाइम, और एक्सेप्टर फेल हो जाता है कंडीशंस फुलफिल करने के लिए तो, और रेवोकेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इन तरीके से क्या कर सकते हो, आप अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकते हो। तो ये था हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा कि प्रपोजल क्या होता है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और हमें पता है सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें नीड पड़ती है किसकी, प्रपोजल की। तो आज हमने सारे केस लॉज के साथ, सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज के साथ, इसेंशियल एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रपोजल को अच्छे से किया, उसके अंदर आने वाले छोटे मोटे कंसेप्ट लाइक फर्स्ट इंफॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है, और रेवोकेशन, इन सब को भी डिस्कस किया है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहे, तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हमें मोटिवेशन मिलता है आगे की नई वीडियोस बनाने के लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेकंड टॉपिक के साथ, जो कि है एक्सेप्टेंस। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।